अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पीटीआई के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाने का ऐलान कर दिया है। एक नई जमात का क़याम अमल में आया है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान, साबिक रुकन कौमी असम्बली शौकत अली और साबिक वजीर इश्तियाक उमर भी परवेज खटक की पार्टी में शामिल हो गए हैं। परवेज खटक ने दावा किया है कि 50 से ज्यादा साबिक अरकान असम्बली उनकी जमात में शामिल हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक परवेज खटक ने पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी से भी राब्ता किया। गुज़िश्ता कई हफ्तों से ऐसी इत्तलात आ रही थी कि परवेज खटक अपनी अलग सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, मगर अब वाज़ेह तौर पर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वजूद में आ चुकी है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का क़याम चेयरमैन पीटीआई के लिए केपीके में बड़ा सियासी धचका है। परवेज खटक केपीके में असर रसूख रखने वाले घाघ सियासतदान माने जाते हैं। 2018 में केपीके ने पहली मर्तबा किसी जमात को अगले इंतखाबात में दोबारा पहले से भी ज्यादा मैंडेट दिया और पीटीआई की इस कामयाबी में परवेज खटक का किरदार अहम रहा। पंजाब और कराची में पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताद्दिद अहम रहनुमा पार्टी छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अब केपीके में इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के अरकान की परवेज खटक की जमात में शमूलियत केपीके में तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट भी साथ सामने रख लेते हैं। 2013 के इंतखाबात में 124 रुकनी केपीके असेंबली में 55 नशिस्तें मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। परवेज खटक ने वजारत आला का वक्त गुजारा 2013 से 18 तक और 18 में जब इलेक्शन जीता तो पीटीआई ने उसी असेंबली में 95 नशिस्तें ली। यह अंदाजा होता है कि उस वक्त पीटीआई ने क्या काम किया, परवेज खटक की सियासी पोजीशन या हैसियत क्या रही। अब ये जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन खड़ी की गई है, इसका जो नाम रखा गया है, क्या आने वाले दिनों में इसकी अहमियत रहेगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अफसार आलम। एक इजाफा है, समा को ज्वाइन किया इफ्तिखार अहमद साहब ने, तज्जिए, तबसरे और एक सहाफ़ती करियर रखते हैं। उनको वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। स्ट्रेट टॉक का भी हिस्सा होंगे इफ्तिखार साहब, आप उनके तज्जिए, तबसरे जानेंगे। इसके साथ साथ समा पर इलेक्शन का भी इंतज़ार है सबको कि इलेक्शन को आना है। इफ्तिखार साहब इलेक्शन को लेकर एक इलेक्शन की शनाख्त भी है हमारे यहाँ, तो देखेंगे इफ्तिखार साहब और उनकी टीम किस तरीके से काम करती है और इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन तक आप तक किस तरीके से तमाम मामलात को लेकर आएगी। अभी हम स्ट्रेट टॉक के अपने पहले सवाल पर फोकस करेंगे। सवाल आप सबके लिए इस तरह से है, केपीके की सियासी हरकियात पंजाब और सिंध से मुख्तलिफ, क्या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को डेंट डालेगी? हसन निसार साहब, एक तरफ रखते हुए सिर्फ इस वक्त केपीके के अगर हम फोकस करके बात करें, ये जिस जमात का आज ऐलान किया गया है, नाम तो पीटीआई है, आगे पार्लियामेंटेरियन लगाया गया है, कितना बड़ा असासा पीटीआई से वहां गया है? क्या पीटीआई को डेंट डाल पाएगी ये जमात? देखें आयशा, पहली बात यह है कि ऐसी बातों का ताल्लुक हिकमत अमली और मकामी सियासी हरकियात से होता है। मैं नहीं जानता कि परवेज खटक की हिकमत अमली क्या होगी, चूँकि मैं उनको एक आध बार ही मिला हूँ ज़िंदगी में, ठीक है, और मैं ये भी नहीं जानता कि वहाँ का अमूमी सियासी मिजाज कैसा है। अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर मुल्क की सूरत हाल देखें तो डेंट तो मुमकिन नहीं लगता। रूल आउट कर रहा हूँ मैं, मुमकिन का लफ्ज़ मैंने मुख्तात इस्तेमाल किया, आई एम रूलिंग इट आउट। डेंट मुमकिन नहीं लगता, अलबत्ता अगर वो कुछ स्क्रैचेस डाल सकें तो वो उसके लिए मैं दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बाकी मैं नहीं जानता। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि आपके ही साबिक सीनियर रहनुमा की जानिब से, साबिक वजीर आला की जानिब से एक जमात इस नाम से खड़ी कर दी गई है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, तो चेयरमैन पीटीआई ने गुड लक कहा है। एक और जमात बनी, उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इतनी सारी गुड लक और नेक ख्वाहिशात दो साबिक वज़राए आला केपीके के फायदे में जाएंगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये जैसी गुड लक है, आप भी जानती हैं, आई एम श्योर। हाँ, आप इंटरप्रेट कर सकती हैं इसको, सुनने वाला भी इसको इंटरप्रेट कर लेगा। गुड लक कैसे? ठीक है, गुड लक नहीं है जी, ठीक हो गया।
इफ्तिखार साहब, इलेक्शन से पहले बहुत से लोग अपने अपने घर को सीधा कर रहे हैं, कोई घर की सफाई कर रहा है, कोई नया घर तलाश कर रहा है। केपीके में इससे पहले हमने पंजाब में देखा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, केपीके में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का आज खड़े होना बहुत खामोशी रही। दो साबिक वजीर आला, दोनों ही पीटीआई के, एक 2013 से 18, एक 18 से 23 इकट्ठे हो गए हैं। कह रहे हैं कि 57 नंबर अभी इसी तरीके से सामने आ रहे हैं, 50 से ज्यादा साबिक अरकान असेंबली उनके साथ ऑन बोर्ड हैं। क्या आप समझते हैं डेंट डालेगी, सिर्फ स्क्रैच करेगी पीटीआई को और पीटीआई का वोट इंटैक्ट रहेगा? पहली बात तो है कि जो नाम अभी तक हमारे सामने आए हैं उसमें 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है। इफ्तिखार अली मशवानी हैं, ये मर्दान के हैं, गुजर गढ़ी के से इनका तल्लुक है। 2 दफ़ा ये मुंतखब हुए हैं पीटीआई के टिकट के ऊपर। पीर मुसव्वर खान साहब हैं मालाकंड से, उन्होंने भी कहा है कि ये जो बात मेरे से मंसूब की जा रही है ये नहीं दुरुस्त। साजिदा बेगम है, उनको साजिदा जुल्फ़कार कहा जाता है, उनके खावंद का नाम जुल्फ़कार था, ही डाइड वेरी अर्लियर। ये 2013 से कौमी असम्बली की नशिस्त पर आ रही हैं, जो मुख्तस नशिस्त है, और इनका जो रिश्तेदारी और तल्लुक़ और वास्ते हैं वो अयूब खान की फैमिली के साथ और ग़ुलाम इसाक़ खान की फैमिली के साथ भी कहे जाते हैं कि वहाँ की जो मुकामी सियासत में उनका इल्म है कि साजिदा का तल्लुक़ किस ख़ानदान से और किस कबीले से है। हिकमत अमली हर पार्टी को हक़ है कि जब नए मुकाबले के लिए तैयारी करे तो जाए। हर क्रिकेट मैच में कप्तान अपनी टीम का सर नौ इंतखाब करता है। अगर कप्तान मजरूह हो जाए, कप्तान अगर ज़ख्मी हो जाए और कप्तान इस पोजीशन में ना रहे कि वो अपनी क़यादत कर सके अपनी टीम की, तो जो उसका फिर पार्टी में और टीम के अंदर उन लोगों को मौका मिल जाता है कि वो लीड करें, और ऐसा ही हमें देखने में मिल रहा है। पंजाब में भी हतमी चीज़ कुछ भी नहीं हुई। मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं, पंजाब में इससे ज़्यादा अगर आप इजाज़त दें, जब आपने कहा कप्तान मजरूह हो जाता है, कप्तान तो कह रहा है कि वो इंटैक्ट है, अपनी जगह पे खड़ा है, कोई मसला नहीं। देखिए ना, जिस तरह दोस्तों ने कहा कि ये स्क्रैच है, हाँ। तो क्या मैं लफ्ज़ मजरूह इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं, आप कप्तान किसको कह रहे हैं? जी, मैं कप्तान को कह रहा हूँ, और जिस कप्तान की बात हो रही है और जिसके हवाले से आप लोग बात करते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जब वो नहीं इस पोजीशन में होगा कि टीम की क़यादत करे, तो टीम के अंदर से भी तो लोग अपने आप को पेश कर सकते हैं। ये तो टीम उस कप्तान की टीम से बड़ी टीम बन सकती है? नहीं, उससे बड़ी टीम नहीं बन सकती। उसके पीछे 2011 से लेके 2023 तक के 3 बहुत अहम लोगों के नाम हैं जिन्होंने उसके ऊपर सरमायाकारी की, उनको तैयार किया। तो क्या पता अब सरमायाकारी कहाँ हो रही हो, वहाँ से हट गई? अगर हो गई तो फिर नजर आ जाएगी ना। वो सरमायाकारी तो नजर आ रही थी, वो तो 2014 के धरने से नजर आनी शुरू हो गई थी। हाँ। आपको नजर नहीं आई तो नहीं, फिर इस वक्त जैसे जुमातें बन रही हैं, को भी नजर आ रही थी जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। तो मैं एक बात, आपका एक सवाल है, बस का एक जवाब दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आया, आपकी मर्जी है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं डेंट डाल सकती है, नहीं डाल सकती? मैं डेंट में बिलीव ही नहीं करता। आई बिलीव कि लोग आते हैं। 3 लोगों का नाम मैंने बताया जिन्होंने कहा कि हम नहीं गए। ओके, ये है रियलिटी, आज की ग्राउंड रियलिटी। हम आज की बात करेंगे या हम वो बातें करेंगे जिनका हमें इल्म ही नहीं है? आज ऐसा हुआ है, आज की हकीकत है, आपके साथ शेयर कर दी। इसी पर एक और सवाल, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नाम लेना जमात के लिए, क्या परवेज खटक साहब को इस बात की रियलाइजेशन है कि केपीके में भी पीटीआई चेयरमैन की वो हैसियत है, वो मकबूलियत है कि ये नाम ही आगे जाने का रास्ता बने? ये फैसला करना उनका काम है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी या नहीं बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में? हाँ। और इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मुल्क के जो ऐवान है उनमें नुमाइंदगी करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन उनकी इस दरख्वास्त को कबूल करता है या नहीं करता, और वहाँ पे उनको जो कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी उसकी नौयत क्या होती है। ठीक है। अब सार साहब, केपीके में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इंतखाबात के बाद का सियासी मंजरनामा, जैसे जमातें खड़ी हो रही हैं, अभी तो सब गुड लक कह रहे हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार है, ये किंग्स पार्टीज तय करेंगी, हालात उस तरफ लेकर जाएंगे?
सबसे पहले तो इफ्तिखार अहमद साहब को बात कि वो समा उन्होंने ज्वाइन किया है, ऑन बोर्ड आए हैं हमारे साथ, बड़ी खुशी की बात है। वेलकम, वार्म वेलकम, और उम्मीद है कि समा को भी फ़ायदा होगा और इफ्तिखार साहब को भी और आपको भी और हमें भी इसका फ़ायदा होगा। और बाकी इंतखाबात की जो कवरेज है, उनके नताइज की, उस पर इफ्तिखार अहमद साहब का एक नाम है, ब्रांड है वो, इसमें कोई शक नहीं है। और लगता है कि इन दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होगी टीवी चैनल्स पे जब इस दफ़ा इंतखाबात होंगे। अच्छा, जो आपने सवाल किया है ना, देखें, ना ही तो वो पार्लियामेंटेरियन लगती है वो जो पार्टी आज जिसका नाम पार्लियामेंटेरियन रखा गया है, और ना ही उसमें कुछ इस्तेहकाम पाया जा रहा है जो जिसका नाम इस्तेहकाम पार्टी पंजाब में रखा गया है। तो ये तो मिसनोमर्स मुझे लग रहे हैं दोनों ही। और जहाँ तक आपका सवाल था ना, देखिए, मैं नहीं समझता कि इफ्तिखार साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है वही इस वक्त चल रही है। वो बात दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई थी बेनज़ीर भुट्टो ने और आसिफ अली जरदारी ने, और उस अपनी जमात को, अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने नाम दिया था और वही उसके मालिकान थे। लेकिन यहाँ पे जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी है, ये एक धड़ा टूट के अलग से बना है, और इसमें इसका मुवाजना, बेहतर मुवाजना जो है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट से किया जा सकता है जो 2002 में बनी थी, जो मेरे ख्याल में इसका मुवाजना उससे बनता है। लेकिन अगर अंदर कोई गेम हुई है जिसमें कप्तान साहब की, इमरान खान साहब की कोई टैसिट अप्रूवल है कि परवेज़ खटक साहब आप ये जमात बना लें और इसका नाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियन रख लें और केपी में आप लोगों को इंटैक्ट रखें एक छतरी के नीचे, जब मैं इन मामला से फारिग हूँगा तो वापस आऊँगा, जैसे बेनज़ीर भुट्टो आई थी या आसिफ अली जरदारी साहब वापस आए थे, तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर ये पीपीपी पेट्रियट्स की तरह की पार्टी है, पीटीआई पेट्रियट्स की तरह की है, फिर मैं नहीं समझता कि इसकी ज़िंदगी बहुत लंबी होगी। सियासी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, और अगर हुई भी इन इंतखाबात तक कितनी होगी ये नहीं पहले पता, और इन इंतखाबात के बाद हुई भी तो कितना अर्सा चलेगी। सर, एक हवाला है माजी से, मुस्लिम लीग जी सर, एक हवाले को सामने रखते हुए थोड़ा और इसका एनालिसिस कीजिएगा। मुस्लिम लीग जुनेजो थी और फिर लेटर ऑन 88 के इलेक्शन के बाद कहीं वो मुस्लिम लीग जुनेजो वो मुस्लिम लीग नून बनी, और फिर वो जुनेजो ना रही, मुस्लिम लीग नून को हमने रूल करते देखा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वो रुख इख्तियार कर सकती है, नहीं कर सकती है? मुस्लिम लीग नून पंजाब में थी, अब ग्राउंड रियलिटी दोनों प्रोविंसेस की डिफरेंट है जी। लेकिन इसमें फिर एक फ़र्क है, मुस्लिम लीग जुनेजो बनी थी एक गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में, जो पार्लियामेंट आई थी उसको चलाना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो बनी। वो जब ज़ियाउल हक ने असम्बली डिज़ोल्व की 88 में, तो फिर जुनेजो लीग जो टूट के दो हिस्सों में बट गई, एक नून लीग बन गई, एक जुनेजो लीग रही है, और अभी तक कहीं किसी न किसी सूरत में वो चलती रहती है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि सिवाय नून लीग के जितनी पार्टियां बनाई गई हैं आज तक, वो अपने आप को कायम और दायम नहीं रख सकी लंबे अरसे तक, एक ख़ास वक्त तक तो चलती है। देखिए, जो फार्मी चूज़े होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी ज़रा मुश्किल, उनकी ज़िंदगी कुछ अरसे के लिए होती है, मुश्किल ही होती है। असल ऑर्गेनिक चूज़ा जो होता है ना, सूप उसी का अच्छा बनता है, और अंडे उसी के में जर्दी जो है ना वो ताकतवर होती है। बाकी डंग टपाऊ काम है, ठीक है। अब नाश्ते में 2 फार्मी अंडे लेके समझते हैं कि आज बड़ा अच्छा काम किया, वो बात नहीं बनेगी। ऑर्गेनिक चीज़ और है, ऑर्गेनिक पॉलिटिकल ग्रोथ और चीज है, किसी लेबोरेटरी में बनाई गई पॉलिटिकल पार्टीज की जिंदगी और होती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ और बात है। शहजाद चौधरी साहब, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन कितना बड़ा सियासी धचका देगी पीटीआई को, या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को खुद सियासी धचका लग सकता है आने वाले आम इंतखाब में? अच्छा, इसमें आयशा देखिए, पीपीपी पार्लियामेंट थी, उसकी मिसाल सामने रखनी चाहिए। वो किसने बनाई थी, किस तरीके से बनाई थी, अब सार साहब ने जिक्र किया, इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया। एक तो इफ्तिखार साहब को खुश आमदीद, हमारे फिर से साथी हैं, जुड़ गए हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। तो आई होप हमारा बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम गुजरेगा। दूसरी बात ये कि वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पीटीआई एक धड़े के तौर पे जब अलहदा होती है और अपने आप को पार्लियामेंटेरियन का नाम देती है, तो बहुत तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस सार साहब ने कहा। दूसरी बात, MQM हकीकी जब बनी
और चाहे वो MQM आफाकी कह लीजिए, लेकिन जब वो मुत्तहिदा की शक्ल में सामने आई दोबारा, तो मुत्तहिदा का एक जो अलहदा फैक्शन था जो आज भी कायम है MQM हकीकी की शक्ल में, उसकी हैसियत बहुत कम रह गई है। ये एक और उसका इन्वर्स, जिसे मैं कहता हूँ एक उल्टा मिसाल है जो कि हमारे सामने है कि एक MQM थी, उसमें से एक अलहदा हुई, गो के बड़े लीडरान जो थे वो सब के सब इस तरफ आ गए। क्या PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ उस लेवल के लीडर वो चले गए PTI पार्लियामेंटेरियंस के अंदर, या वो नहीं गए और वहां पर सिर्फ वही चंद लोग गए जिनके कि आपस में इस वक्त जिनके ऊपर सवालात भी उठ रहे हैं कि कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, 57 का नंबर कहा जा रहा है। ये दूसरी चीज होगी कि PTI पार्लियामेंटेरियन की क्रेडिबिलिटी क्या है। तीसरी बात कि PTI तो पार्लियामेंटेरियन तो बन गई और उनके 57 लीडरान भी तो सोच लिया जाए कि चले गए उस पार्टी के अंदर फॉर द मोमेंट, क्या वोटर भी साथ ले गए वो, या वोटर उधर ही रह गया? क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा का जो मिजाज है सियासत का, वो बड़ा अजीब सा है। वो पंजाब की तरह का नहीं है, वो सिंध की तरह का नहीं है, और शायद बलूचिस्तान की तरह का भी नहीं है, लेकिन उसका मिजाज ऐसा है कि हर मर्तबा एक नई सूबाई हुकूमत लेके आते हैं, एक नई पार्टी को मौका मिलता है, जो उसके अंदर कुछ और भी डायनामिक्स होंगे, कुछ पीछे से भी कुछ सपोर्ट मदद की जाती होगी ज़रूर, लेकिन एक रुझान भी होता है। वो हमसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि सियासी तौर पर एगैलिटेरियन है, वो थोड़े से ज्यादा खुली सोच के मालिक हैं, लगता यूं है, और इसलिए वो जो डिलीवरेबल्स हैं उसको देखते हुए फैसला करते हैं कि हमारे हक में क्या पाए। वो जो वोटर है, क्या वो आज PTI हकीकी के साथ जुड़ा हुआ है, या वो PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ शिफ्ट हो गया है इन लीडरान के साथ? ये मिजाज पंजाब में तो हो सकता है, मुझे KP में नजर नहीं आता, इसलिए हो सकता है कि उस किस्म का डेंट जो कि तस्वर किया जा रहा है वो नजर ना आए। एक उससे भी बड़ा सवाल, अगले इलेक्शन जब होते हैं, मुझे नहीं पता PTI का लीडर शायद लड़ सके, शायद, और PTI के वोटर भी अपनी जगह पे कायम हैं, शायद उनका ताल्लुक भी कायम है, लीडरान और कैंडिडेट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात, क्या ये लीडरान जो भी मिलेंगे, कैंडिडेट्स मिलेंगे, ये फाइल भी कर सकेंगे अपनी कैंडिडेंसी या नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल उभरता है। और सबसे बढ़ के कि क्या ये जो वोटर है PTI का, जिसको कि आज हम लीडरान को तो देखते हैं, पार्टीज को तो देखते हैं, लेकिन वोटर को नहीं देखते, ये जो वोटर है ये क्या करेगा? क्या ये कोई गुस्से में आके उल्टा वोट देगा? नहीं निकलेगा। लेकिन एक चीज और है कि फर्स्ट पास द पोस्ट वाले सिस्टम के अंदर किसी के ना निकलने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये निकल के किसी और को वोट दे देते हैं तो फिर उस सूरत में जो आपका अगला सवाल जो कि पंजाब की सियासत के बारे में होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मेरी नजर के अंदर ठीक, शहजाद साहब कतई कलामी आपने बात की वोटर के टर्न आउट की और वोटर के मिजाज की इंपॉर्टेंस की। अगर मैं इसको एक तरफ रखूं, इस वक्त दो ऐसे लीडर जो कि इस जमात के आज जो हमारे सामने तस्वीर आई वहां मौजूद थे, परवेज खटक और महमूद खान, दोनों 5-5 साल KPK को रूल कर चुके हैं, दोनों की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल नेक्सस, ग्राउंड वर्क, ये सारी चीजें मौजूद हैं। क्या मुकम्मल तौर पर नेगेट किया जा सकता है इनकी इंपॉर्टेंस को या इनके असर और रसूख को? परवेज खटक एक बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट हो सकते हैं, लेकिन वो उस तरह के उस लेवल के लीडर नहीं हो सकते जो कि हमने देखा उनका मिजाज। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं लेकिन लीडर नहीं हो सकते। एक लेफ्टिनेंट और एक लीडर के अंदर फर्क होता है, और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और एक लीडर, आपके मुताबिक लीडर में फर्क होता है। क्योंकि देखिए बात यह है कि परवेज खटक साहब तो बड़ा अरसा सियासत में है ना। परवेज खटक साहब नए तो नहीं आए, बिल्कुल, तो अगर ये उस लेवल की लीडरशिप होती तो अब तक ये इजहार बहुत पहले हो चुका होता। ठीक है। तो यहाँ पर जी शहजाद साहब, ये इजहार उस वक्त हो गया था जब महमूद को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि प्रोड्यूस तो रिजल्ट किए थे परवेज खटक की कारकर्दगी ने, और यही इख्तलाफ वहीं से डेवलप हुआ था जब परवेज़ को इग्नोर कर दिया गया। जैसा फैसला पंजाब में बहुत सारी मुश्किलात की वजह बना ना PTI के लिए, वैसे फैसला वहाँ पे भी मुश्किलात की वजह बना। अब ये दोनों अगर इकट्ठे हो गए हैं तो इनको मुकम्मल तौर पे रूल आउट कर देना मैं समझता हूँ शायद इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज परवेज़ खटक जैसा आपने कहा कि कोई पहली दफ़ा तो सियासी मैदान में आपको नज़र नहीं आ रहे, वो अगर एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे होने के अलावा डिलीवर ना कर पाते
तो महमूद खान तो फिर ना कभी दरियाफ्त हो सकता है ना वहाँ। ठीक है, ठीक है। सो वोटर की अपनी अहमियत और टर्नआउट अपनी जगह की अहमियत रखेगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की लीडरशिप के ऊपर एक सवाल है कि वो खुद किस तरीके से असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए इस वोटर को बाहर लाएगी, इस वोटर को अट्रैक्ट करेगी, या फिर ये वोटर जो कि दरअसल पीटीआई का वोटर है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की तरफ बढ़ेगा या नहीं, ये तो आने वाले दिन तय करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब में होती सियासत पर। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में किसी भी बड़ी सीट एडजस्टमेंट के इम्कान को फिलहाल मुस्तरद कर दिया है। यूं अगर नून लीग अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहती है तो पंजाब में घुमसान का इंतखाबी मारिका हो सकता है। 2018 के इंतखाबात में पंजाब के इंतखाबी मैदान में पीटीआई और नून लीग ही दो बड़े सियासी खिलाड़ी थे। अब वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अगले इंतखाबात में पंजाब में कोई एक जमात अक्सरियत हासिल कर पाएगी। आज के सियासी हक़ाइक़ के पेश नज़र ये बात मुश्किल दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त सियासी मुश्किलात का सामना है, लेकिन उसका वोट बैंक बरकरार है। चेयरमैन पीटीआई की वजारत उज़्मा से बरतरफी के बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी इसका सबूत है। हाल ही में वजूद में आने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पीटीआई और जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स की शिरकत, टीएलपी का वोट बैंक, ये सब पंजाब में एक मुनक़सिम मैंडेट का इशारा कर रहे हैं। अगरचे पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद का एक हिस्सा है, मगर हुकूमत का चेहरा नून लीग ही रही है, जिसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम और नून लीगी रहनुमा अहम वजारतों का हिस्सा रहे। माशी अदम इस्तेहकाम, बढ़ती हुई महंगाई और IMF की शराइत से नून लीग की मकबूलियत को नुकसान हुआ है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान से मुसलसल गैर मौजूदगी ने भी पार्टी की मकबूलियत को बड़ा धचका पहुंचाया है। नवाज शरीफ की वापसी से ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि पार्टी की क़यादत करेगा कौन। अगर मुस्लिम लीग नून बड़ी तादाद में सीट्स जीतने में कामयाब हो जाती है तो वो मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ में से किसको ड्राइविंग सीट पर रखेगी। मुस्लिम लीग नून का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, जिसने पिछले कुछ सालों में इसे मकबूलियत भी दी, इस वक्त अमली तौर पर गैर मौजूद है। ये तासुर बड़ा मजबूत है कि शहबाज शरीफ किंग मेकर्स की आशीर्वाद से वजीर आजम बने, और ये नवाज शरीफ के बयानिए का एक वाज़ेह तज़ाद है। ये चैलेंजेस आने वाले हफ्तों में मुस्लिम लीग नून के लिए फैसला कुन रहेंगे। नवाज शरीफ की वापसी, खानदानी सियासत की कशमकश और किसी ताज़ा इंतखाबी बयानिए के बगैर क्या नून लीग सीट एडजस्टमेंट के बगैर भी पंजाब में एक अक्सरियती पार्टी के तौर पर उभर पाएगी? यानी कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब में मुस्तकबिल होगा तो क्या होगा और कैसा होगा? सवाल पैनल के लिए। पंजाब का मुनक़सिम सियासी मंजरनामा, मुस्लिम लीग नून बिना इंतखाबी इत्तेहाद क्या अपना सियासी क़िला बचा पाएगी? हाँ साहब, मकबूलियत के दावे तो सभी जमातें करती हैं। पंजाब की सियासी हरकियात काफ़ी मुख्तलिफ हैं, बरादरी इज़म से लेके थाने कचहरी की सियासत और इलेक्टेबल्स का मामला। नून लीग किसी भी इत्तेहाद के बगैर जहां आज खड़ी है, जहां लीडर मुल्क से बाहर बैठा है, खुद घर में सियासत की समझ ना आ पा रही हो, इस सियासी क़िले को बचा पाएगी? पहली बात तो ये है कि ये बहस से मावरा बात है। कोई भी आदमी अगर खयानत ना करे, बयानतदारी से बात करे, तो पता है क्या होना है। पंजाब की हद तक तो बहस की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज। अगर कोई बददियानत है, खाइन है, वो तो और बात है। अच्छा, आपने कहा कि क्या अपना सियासी कला बचा पाएगी? आयशा कला रह ही कहाँ गया है जो बचाना पड़ेगा? पहले तो ये बताएं मुझे। ये तो अपना 3 में है ना 13 में। नून लीग अब एक सियासी झोंपड़ी या ज्यादा से ज्यादा 5 मरले का कच्चा पक्का सा मकान है। उसे ही बचा लें तो मुआवजा होगा, मुआवजा होगा, और बड़ी से बड़ी धांधली भी इसको नंगा कर देगी। ये दौर कौन सा जा रहा है भाई? इनके वीरानों ने पोलिंग बूथ में कब से कह रहा हूं, एंड आई एम सेइंग ऑल दिस सो कॉन्फिडेंटली एट द कॉस्ट ऑफ माई रेपुटेशन, क्योंकि मैं अभी साइड वाइड नहीं लेता। ये पीटीआई की गवर्नमेंट की हुकूमत थी, साल भी पूरा नहीं हुआ था, मेरा ख्याल साल मुश्किल हुआ होगा, जब राना सनाउल्लाह पे इन्होंने हाथ डाला जो मैंने इनके साथ किया। तो मैं बेवकूफ़ी कर सकता हूँ, जहालत कर सकता हूँ, मुझे कोई मिसगाइड कर सकता है, मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, बददियानती नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इनकी तो जमानतें जब्त हो जानी है। दे जस्ट डू नॉट एग्जिस्ट।
जी हसन साहब, 2018 के इंतखाब में हम सबको पता है कि किस तरीके से इंतखाब और मामलात रहे, और खुद मामलात बनाने वाले बहुत कुछ तस्लीम कर चुके, तारीख बन गई। उस वक्त पंजाब में जब हुकूमत बनाने का वक्त था तो पीटीआई के पास वो सीटें नहीं थी, उनको बहुत से इलेक्टेबल्स और इंडिपेंडेंट्स को लेना पड़ा था। आज जो हालात हैं, अगर आप कह रहे हैं नून लीग के पास झोंपड़ी बचेगी, डेंट कौन डालेगा? पीटीआई डेंट डालेगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मौजूद है, बिल्कुल पीटीआई डालेगी। बात सुने, आपने जो जी कहिए। ओहो यार, मैं भूल जाता हूं बुढ़ापे की वजह से ना, लंबी बात नहीं, समझ गया हूं मैं बात। आप बहुत पीछे चले गए हो। पहली बात, जो लोग कहते हैं जी कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये किया, बिल्कुल किया, आई एम प्रीवी टू दिस, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट आपको क्यों नहीं कर देती जब तक आप वायबल नहीं हो जाते? क्या बात है ये? वायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इतने 20-25 साल, 24 साल, 22 साल, व्हाटएवर धक्के खाता रहा, तब क्यों नहीं कर लिया? तब भी यही लोग थे ना। एक बात। दूसरी बात, इतना पीछे जाने की क्या जरूरत है? ये सारा कुछ होने से पहले जो इलेक्शंस हुए हैं यहां, क्या असर हुआ इनका? अब नफरत का ग्राफ 7वें आसमान पे है। बाकी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें इस्लाम भी जोरों पे है, जमहूरियत भी जोरों पे है, पाकीज़गी भी जोरों पे है, तो एनीथिंग कैन हैपन। पाकिस्तान इज द कंट्री व्हिच इज नॉट प्रेडिक्टेबल इवन फॉर अ सेंट। हम तो गुनाहगार लोग हैं। ठीक है, किधर कला रह गया है? जी ठीक है। अब सर साहब, पंजाब के अंदर बात करें तो बहुत सी सियासी जमातें आने वाले दिनों के लिए अपने अपने रास्ते सीधे कर रही हैं। आपके ख्याल में नून लीग जहां खड़ी है, क्या उसके हाथ में कुछ है कि वो बना पाएगी, या जो हसन निसार साहब कह रहे हैं कि 18 तो बहुत दूर की बात है, आप 22 पर गौर करें वो किन हालात में थी, तो 22 ही अगला मंजरनामा देगा या 18 से भी कुछ निकलेगा? देखिए, एक तो दो छोटी छोटी बातों को क्विकली जवाब दे दूं कि पहले 18 साल या जितने भी साल खान साहब सड़कों पे ख्वार होते रहे और वो वाइबल नहीं हो सके, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने उनको गोद नहीं लिया। उसकी दो बुनियादी वजूहात थी। एक तो ये था कि उस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और दूसरी वजह इसी में से निकलती है कि दो टर्म्स पीपल्स पार्टी और नून लीग की आगे पीछे मुकम्मल होने जा रही थी, और जिससे इस्तेहकाम आ रहा था जमहूरियत में, पाकिस्तान में, और इलेक्टोरल प्रोसेस पे लोगों का एतमाद बहाल हो रहा था, 2 पार्टी सिस्टम इस्टेब्लिश हो रहा था। और जब तीसरी दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना और उसका जो टेन्योर जिस तरह चल रहा था और जो जीडीपी ग्रोथ थी और जो स्टेबिलिटी आई थी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, उससे इस्टेब्लिशमेंट के कुछ जो करता धरता हैं उनको पेट में तकलीफ हुई कि ये तो जमहूरियत यहाँ रूट्स ले जाएगी, ये तो मसाइल पाकिस्तान के अवाम के हल होना शुरू हो जाएंगे, हमारी चुदराहट किधर जाएगी। ये प्रॉब्लम था असल, और इस वजह से ये ऑपरेशन में तेजी आई सपोर्ट करने वाली। और जब सपोर्ट किया तो क्या हुआ? प्री इलेक्शन धांधली हुई, टुन के हुई, मीडिया का गला घूंटा नहीं, क्या मरोड़ के फेंक दिया गया साइड पे कटी मुर्गी की तरह के, बोल के दिखाओ तुम लोग जो हम कहते हैं। उसके अलावा नवाज शरीफ अंदर था, मरियम नवाज जेल के अंदर थी, दोनों को सजा हो चुकी थी। फिर पोलिंग डे वाले दिन रिगिंग की गई, आरटीएस बिठा दिया गया क्योंकि मेजॉरिटी नहीं आ रही थी खान साहब की वायबिलिटी के बावजूद। और फिर इसके बावजूद आरटीएस बिठाने के बावजूद मेजॉरिटी नहीं आई तो क्या किया? लोटे दरियाफ्त किया गया मजीद, जहांगीर तरीन साहब के त्यारे को इस्तेमाल किया गया टैक्सी की तरह, और लोटे भर भर के लाए गए सूबाई हुकूमत के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए भी। तब जाके खान साहब की वायबिलिटी जो है वो थिन मेजॉरिटी में कन्वर्ट हुई, जिसमें बाप पार्टी भी थी, जिसमें मेंगल भी थी, जिसमें एमकेएम भी थी, और जिसमें सिंध की जीडीए भी थी। अब आप ये मंजरनामा आपको माजी नहीं बोलना चाहिए। क्या इस वक्त और उस वक्त अदलिया के 4 चीफ जस्टिस वन आफ्टर दी अदर वो थे जो इमरानिस्ट हैं, जो उन्होंने आना था, जो आए हुए थे। क्या इस वक्त ये तमाम फैक्टर्स जमीन पे हैं? क्या इस वक्त आने वाले चीफ जस्टिस इमरानिस्ट हैं या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं? क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता डीजीआईएसपीआर, डीजीआईएसआई, आर्मी चीफ, क्या वो सब इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या इस वक्त आरटीएस बिठाने की कोशिश हो रही है? क्या इस वक्त मीडिया की गर्दन इमरान खान के हक में दबा दी गई है या नहीं? और क्या इस वक्त लोग ग्रोह दर ग्रोह पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, गले में पटके डाले जा रहे हैं बनी गाला में? अगर ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं
और ये कि नहीं मुझे नजर आ रहा नहीं है। मैंने देखना है इसके बाद क्या इमरान खान साहब उस तरह सर्वाइव करते हैं जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर्वाइव किया या नून लीग ने किया, जिसकी तमाम लीडरशिप शाहिद खाकान अब्बासी, हनीफ अब्बासी, राना सनाउल्लाह और जितने बहुत सारे लोग थे, एहसन इकबाल, मिफ्ताह इस्माइल, ये जेलों में गए फिर भी साथ रहे। खान साहब के साथ टाइम की किल्लत है, मैं माजरत चाहूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, इजाजत दीजिएगा अब्सार साहब, इजाजत दीजिएगा सर। शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी, पीटीआई के मुस्तकबिल पे बात कर रहे हैं अब्सार साहब, आपके ख्याल में नून लीग के पास क्या ग्राउंड अपनी जो पंजाब में मौजूद है, जो डेंट भी पड़ा, डैमेज भी हुई, पिछले 1 साल से हुकूमत भी थी विफाक में, बचा पाएगी? कि एक चीज है, ये सियासत और इलेक्शन को जरा अलग कर लेते हैं। आप इलेक्शन की बात कर रही हैं, सियासत की बात नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्शन की हद तक जब देखा जाता है तो मेरे ख्याल में नून लीग का तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रास्ता साफ है पंजाब के अंदर, कोई उसके खिलाफ है ही नहीं। गलियां सुनियां हो गई हैं और मिर्जा यार की तरह वहां पे बिल्कुल पीएमएलएन इस वक्त घूम सकती है, घूम रही है। दूसरी बात, उसकी मदद के लिए, जैसा मैंने पहले इस सवाल के जवाब में कहा था, फर्स्ट पास द पोस्ट का निजाम एक चीज हो सकती है। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब ये होता है कि जिसके वोट ज्यादा वो जीत गया, चाहे वो 10 डलें या 5 डलें। अब ये तो अगर दूसरों के 2-2 और 1-1 हैं तो इसका मतलब 5 वाला जीत जाएगा। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने % वोट लिया, आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा वोट किसके हैं। गिनती होगी और गिनती के अंदर जो जीतेगा तो उसमें पीएमएलएन जीत जाएगी, इसमें कोई, क्योंकि उससे मुखालिफ है ही कोई नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर और ये हमारे यहाँ पहले इसकी मिसाल एग्जिस्ट नहीं करती, अगर रिवेंज वोट होता है, यानी पीटीआई तो मैदान में नहीं है और ना ही शायद नजर आए, ना आने दिया जाएगा। अगर ऐसी सूरत में रिवेंज वोट निकलता है और वो रिवेंज वोट पता नहीं किसकी तरफ जाता है, तो फिर पीएमएलएन को खतरा हो सकता है। यानी बात यह है कि आप पार्टियां तोड़ सकते हैं, आप लीडरान को इधर से उधर कर सकते हैं, वोटरों का जो बंदोबस्त है वो कैसे होगा, ये सबसे बड़ा मसला। हाँ, उसका भी बंदोबस्त हो जाता है बाद में, वोटरों का बंदोबस्त भी बाद में हो जाता है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात, फाइनल बात, इलेक्शंस की, जो इलेक्शन होने वाले हैं, इनकी पायदारी कितनी होगी, ये कितनी देर तक जो हुकूमत का निजाम आएगा, जो बंदोबस्त आएगा, जो निजाम आएगा, ये कितनी देर चलेगा, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, ये वो सवाल। आज के 2-3 साल तो गुजर जाएंगे, अगले 2-3 सालों का क्या बनेगा, अगले 10 सालों का क्या बनेगा, हम सियासत में कितने पीछे चले जाएंगे। तो इलेक्शंस तो हो जाएंगे, सियासत बहुत बुरे तरीके से आपकी जो होगी मजरूब होगी। वेरी वैलिड पॉइंट, इलेक्शन हो जाएंगे, क्या इलेक्शन और सियासत को अलग अलग करके देखा जा सकता है? एक अलग ही एंगल रखा है शहजाद साहब ने सामने। इफ्तिखार साहब, नून लीग, अच्छा हो गई नहीं, ये भी फैसला हो गया कहीं? पीटीआई के बगैर इलेक्शन को इलेक्शन समझा ही नहीं जाएगा। ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी बात दुरुस्त है। इफ्तिखार साहब, नून लीग, पीटीआई, इनका इंतखाबी मुस्तकबिल, आप कौन किसको डेंट डाल सकता है? और सीधी सी बात है, आपने सवाल पंजाब के बारे में किया है, जवाब ले लीजिए जी। बड़ा घमसान करना पड़ेगा। अच्छा, अल्लाह खैर से, ये मैं देख रही थी पिछले जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। और फिर मसला जो होगा वो बड़ा खतरनाक है कि क्या हारने वाले अपनी शिकस्त मानेंगे? वो तो कभी नहीं वो मानता। तो फिर ये है असल सवाल जिसका जवाब तमाम जो माहिरीन इनको सोचना होगा। आज तक और उस पे ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, बहुत कुछ कहा गया आज के प्रोग्राम में। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन के नताइज को जब तस्लीम नहीं किया जाएगा तो जो सिविल वॉर की सूरत हाल पैदा होगी, जो खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी, उसकी जिम्मेदारी फिर किस पे आयद होगी? ये भी सवाल ज़ेर बहस अब आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के ख्यालात का इजहार मैंने आज के प्रोग्राम में सुना है वो तो बड़े एग्रेसिव हैं, वो सियासत से अलहदे हैं, वो इंतखाबात के अलावा कुछ चीज़ बात हो रही है। इंतखाबात के बारे में मैं इंतखाबात के बारे में बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, पंजाब में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा। 3 हिस्से पंजाब के हैं, एक है पंजाब ऊपर काटक से जेलम का, जेलम से नीचे हमारा सेंट्रल पंजाब, सेंट्रल पंजाब से ऊपर जो है अपने डेरा गाजी खान तक का पंजाब। इलेक्शन होगा बड़ा कांटेदार, और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप ले सकते हो 70,200 वोट और मैं ले सकता हूँ 70,206 वोट। तो मसला है, आपका मसला फड्डा तो ये होना है कि 6 वोटों वाला क्यों जीत गया, मेरे साथ धांधली हुई। उस सिचुएशन में कौन आएगा, कौन रोकेगा, कौन इस रियासत को बचाएगा, इस फेडरेशन को जो झगड़ा इस फेडरेशन में जन्म लेगा उसको कौन रोकेगा? ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके। इलेक्शन होंगे और जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि इलेक्शन ना हो, उससे पहले सब कुछ हो जाए सड़कों के ऊपर, वो नाकाम रहे।
अगर जिस तरह की चीजें पेंट की जा रही हैं तो 9 मई को कम से कम 10 लाख लोग सड़कों पे होने चाहिए थे। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं मानता हूं कि वोटर जो है खामोश हो जाता है, मैं मानता हूं कि बाज़ का वोटर खामोश होकर वोटिंग पर आते नहीं है, लेकिन बाज़ का वोटर वोटिंग के लिए आ जाता है। हम समझ लेते हैं आ गया है, आपका 70,000 वोट है, मुकाबला आपका 70,100 वोट से हो रहा है। इसका मुझे जवाब दिया जाए कि क्या 70,000 वोट वाला अपनी शिकस्त मानेगा जो उसको 70,100 वोटों से होगी? दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल गुफ्तगू हुई कि जो निजाम आएगा उसकी पायदारी से पहले इलेक्शन पे सवाल उठ गया कि हम क्या तस्लीम करेंगे, जो हारेगा वो मानेगा कि हार गया है, और जो जीतेगा क्या वो उस ग्रेस से हारने वाले के भी साथ चलेगा, और ये तय करेगा हमारा सियासी निजाम और सियासतदान कि उन्हें आने वाले इलेक्शन की तरफ किस तरीके से बढ़ना है और एक दूसरे को जगह देनी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।